बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी साथियों का 8:30 के इस लाइव सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने हमें यह कमेंट करके बताया, हमें व्हाट्सएप करके बताया कि सर थोड़ा सा यूनिट वाइज जो है एमसीक्यू करा देते फ़िलहाल के लिए नोटिफिकेशन से पहले, तो बहुत ही अच्छा होता। तो आपकी जो आदेश हुई, जो आपकी एडवाइस हुआ, उसको आज उसको सही में आपके सामने तब्दील की जा रही है। यानी कि आज लाइब्रेरियन साइंस की यूनिट नंबर 1 हम लोग लेकर के चलेंगे। इसके जितने मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जिससे हम लोग पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के मूल आधार यानी कि फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के नाम से जानते हैं, उन सभी का एक एक करके हम मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ किसी अन्य फ्रेंड का भी बेहतर जीवन हो पाए। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के यूनिट नंबर 1, जिसको फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के नाम से जानेंगे। मस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग प्रश्नों के आंसर के साथ साथ उसके मूल जो एक्सप्लेन है उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में किसने स्थापित किया है। याद रखेंगे, पुस्तकालय विज्ञान जो है एक अलग प्रकार की विज्ञान है, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान के नाम के तहत उसके अंतर्गत रखेंगे। उसको सबसे पहले किसने ऐसा किया? उस व्यक्ति का नाम है एस.आर. रंगनाथन, जिन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन साइंस के लिए यूनिट नंबर 1 यानी कि फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के मस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। दोस्तों, इस संबंध में आप लिख लेंगे, लिखा गया कि डॉक्टर रंगनाथन ने 5 लॉस ऑफ और क्लोन क्लासिफिकेशन के विधियों के माध्यम से पुस्तकालय विज्ञान को व्यवस्थित रूप दिया था। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इन विच ईयर वेयर द 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है सन 1931 ईस्वी में जो है प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप हमें आंसर जरूर करते चलिएगा और हमसे पहले आंसर कीजिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिए। बिना वीडियो को लाइक किए हुए मत जाइए। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो ऐसे में मेरे कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होगा और ऐसे में हम डेली क्लास नहीं करा पाएंगे। दोस्तों, प्रश्न है कि ये पुस्तकालय सेवा के मूलभूत सिद्धांत हैं, जिन्हें डॉक्टर रंगनाथन ने 1931 में प्रकाशित किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म किस कानून का हिस्सा है? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म किस कानून का हिस्सा है? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू विच लॉ? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या फोर्थ? तो लाइब्रेरी जो होती है एक बढ़ता हुआ जीव के रूप में काम करता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी, फिफ्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 5 नियम पुस्तकालय के निरंतर विकास और अनुकूल को दर्शाता है, जो कि लाइब्रेरी का 5वां नियम कहलाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पब्लिक लाइब्रेरी किसके अंतर्गत आता है? पब्लिक लाइब्रेरी फॉल्स अंडर विच टाइप्स ऑफ द लाइब्रेरी? पब्लिक लाइब्रेरी किसके अंतर्गत आती है? यह प्रश्न है। ऑप्शन है एकेडमिक होगा, स्पेशल होगा, गवर्नमेंट होगा या सोशल इंस्टीट्यूशन होगा। दोस्तों, ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अपने काइंड से दिए गए हैं, उसमें पब्लिक लाइब्रेरी जो है किसके अंतर्गत आती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो अगर पूछता है कि पब्लिक लाइब्रेरी किसके अंतर्गत आता है, तो उस कंडीशंस में आप ध्यान रखिएगा कि यह सोशल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिएगा, यह समाज को शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान करने वाली संस्था होती है। यही कारण है कि इसे हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी के अंतर्गत रखेंगे, सोशल लाइब्रेरी के अंतर्गत रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जन पुस्तकालय अधिनियम किस भारतीय राज्य ने पारित किया था? प्रथम जन पुस्तकालय अधिनियम किस भारतीय राज्य ने पारित किया था? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि प्रथम जन पुस्तकालय अधिनियम जो है किस भारतीय राज्य ने पारित किया था? भारतीय राज्य ने पारित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु अर्थात मद्रास। इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इससे संबंधित दोस्तों लिखा गया है कि मद्रास, जिसको अब तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, ने सन 1948 ईस्वी में यह अधिनियम पारित किया था।
अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं और छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि डबल RRLF का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप सभी जानते होंगे कि ट्रिपल RLF का जो है फुल फॉर्म क्या है। यदि आपको मालूम है तो जरूर आप हमें वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि ट्रिपल RLF का मुख्य फुल फॉर्म क्या है। तो प्रश्न यहाँ पर है कि ट्रिपल RLF का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द ट्रिपल RLF। इस प्रश्न का सही आंसर है छठे का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे पब्लिक लाइब्रेरी जो है डेवलपमेंट करना यह ट्रिपल RLF का मुख्य उद्देश्यों में से है। दोस्तों इस संबंध में लिखा गया है कि ट्रिपल RLF भारत सरकार की एक संस्था है जो पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए फंडिंग और तकनीकी सहायता देने की काम करती है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि लाइब्रेरी इज द ट्रिनिटी ऑफ बुक्स रीडर्स एंड द स्टाफ। किसने कहा था। लाइब्रेरी इज अ ट्रिनिटी ऑफ बुक्स रीडर्स एंड द स्टाफ। हु सेड लाइब्रेरी इज द ट्रिनिटी बुक ऑफ बुक्स रीडर्स एंड स्टाफ। यह कथन किसका था। 7वें का सही आंसर हो जाएगा ये पुस्तकालय विज्ञान के जनक श्री रंगनाथन जी का यह स्टेटमेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दोस्तों लिखा गया है कि डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय में 3 मुख्य घटकों की व्याख्या किया था। इसी को हम लोग जो है उस उपर्युक्त क्वेश्चन में देखे थे। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द सबसे पहले किस दशक में प्रसिद्ध हुए। इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है सबसे पहले यह शब्द जो है सबसे पहले किस दशक में प्रसिद्ध हुआ था। द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी गेन्ड पॉपुलरिटी इन विच डिकेड। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर सी। 1980 ईस्वी में जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द जो है सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ था। इसमें कहा गया दोस्तों कि यह वह समय था जब सूचना का महत्व आर्थिक एवं सामाजिक रूप से बढ़ा। 1980 का दशक ये उसी दौर का था। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था भारत में पुस्तकालय नेटवर्किंग का कार्य करती है। कौन सी संस्था भारत में पुस्तकालय नेटवर्किंग का कार्य करती है। विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन लाइब्रेरी नेटवर्किंग इन इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन लाइब्रेरी नेटवर्किंग इन इंडिया। कौन सी संस्था भारत में पुस्तकालय नेटवर्किंग का कार्य करती है। 90वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेल नेट जो होती है यह जो है भारत में पुस्तकालय नेटवर्किंग का काम करती है। भारत में पुस्तकालय नेटवर्किंग का काम करने वाली संस्था का नाम डेल नेट हो जाएगा। अगर आपको मालूम है डेलनेट का फुल फॉर्म तो जरूर बताइएगा। दोस्तों इस संबंध में लिखा गया है कि डेलनेट पुस्तकालयों को नेटवर्किंग एवं इंटर लाइब्रेरी लोन में सहयोग करने का काम करती है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा कानून कहता है एवरी रीडर्स हिज और हर बुक। याद रखेंगे प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक होनी चाहिए। यह किस लॉ के तहत आता है। यानी कि लाइब्रेरियन की जो 5 लॉ है उसमें से एवरी रीडर इज और यह हर बुक्स यह किसके तहत आएगा। सही आंसर है दोस्तों यह लाइब्रेरी का जो है दूसरा नियम कहता है। दोस्तों इस संबंध में आगे बढ़ते चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन इज अ पावर। यह कथन किस युग में उपयुक्त माना जाता है। इंफॉर्मेशन इज अ पावर यह कथन किस युग में उपयुक्त माना जाता है। द फ्रेज इज इंफॉर्मेशन इज अ पावर इज मस्ट रिप्लीमेंट इन विच एज। इंफॉर्मेशन इज अ पावर यह कथन किस युग में उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11वें का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे डिजिटल एज में जो है इंफॉर्मेशन इज अ पावर यह कथन सबसे उपयुक्त बैठता है। डिजिटल युग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपको महज 30 से 40 सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे कि दोस्तों उन सभी कैंडिडेट जो कि अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल से लाइब्रेरियन साइंस आर्ट ऑफ टीचिंग और जीके जीएस की भी बुक आ गई है। यानी कि यह पीडीएफ के रूप में आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएगी। अगर अब तक आपने इस तीनों ई बुक को नहीं परचेज किया है तो प्लीज परचेज कीजिए। यहां पर आपके पास यह बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन स्टेट के लिए सटीक बैठेगा। दोस्तों अब इसमें टोटल तीनों बुक्स में देख लिया जाए तो इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 2000 से ऊपर हो जाएगी। 750 से भी अधिक इसमें पेजेज होंगे और जो कि आपको प्रदान कर दिया जाएगा। दोस्तों इसका कीमत तो ऐसे है, अगर आप चाहते हैं इसको ये परचेज कर लेना, अगर आप चाहते हैं अपने पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप पर ले लेना तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए और उससे मिली जुली जो भी जानकारियां हैं लेकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग, लाइब्रेरियन साइंस और यहां पर जीके और जीएस का टोटल 2000 से ऊपर आपको क्वेश्चंस प्रदान किए जाएंगे मस्ट इंपॉर्टेंट लाइव क्लास के पीडीएफ और साथ ही साथ हमारे क्लास से जुड़ने के लिए लिंक जो है वो भी प्रदान किया जाएगा। प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं, आइए बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों
इस संबंध में है 12वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहां स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां स्थित है? बेहद ही आसान क्वेश्चन, कोलकाता इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए यूनिट नंबर 1 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के मूलाधार से संबंधित मस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को। कोलकाता स्थित यह भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जो पुस्तक संग्रह और पुस्तकालय विज्ञान का शोध केंद्र मानी जाती है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारत में कॉपीराइट सुरक्षा दी जाती है। विच एक्ट प्रोवाइड्स कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन इंडिया। किस अधिनियम के तहत भारत में कॉपीराइट सुरक्षा दी जाती है? 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत जो है भारत में कॉपीराइट सुरक्षा दी जाती है। दोस्तों यह अधिनियम रचनात्मक कार्यों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है क्योंकि। पुस्तकालय एक प्रकार की सामाजिक संस्था है, इसका कारण क्या है? लाइब्रेरी इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज। इसके पीछे कारण क्या है? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इट प्रोमोट्स डेमोक्रेटिक्स एंड एक्सेस टू द नॉलेज। यही कारण है कि पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था के रूप में जानी जाती है। दोस्तों इस संबंध में कहा जाए कि पुस्तकालय समाज के हर वर्ग के लिए समान रूप से ज्ञान सुलभ कराती है, यही कारण है कि इसको इसके अंतर्गत रखा जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रथम पुस्तकालय सम्मेलन कब और कहां हुआ था। भारत में प्रथम पुस्तकालय सम्मेलन कब और कहां हुआ था? When and where was the first library conference in India held? याद रखेंगे सम्मेलन पूछा जा रहा है, आंदोलन पूछा जाता तो आप बड़ौदा कर देते, लेकिन यहां पर सम्मेलन पूछ रहा है इसलिए बड़ौदा नहीं करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी। 1933 में कोलकाता में जो है भारत की प्रथम पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी संस्था भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के लिए मानक बनाती है। विच बॉडी सेट्स स्टैंडर्ड फॉर द लीस एजुकेशन इन इंडिया। विच बॉडी सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर द लीस एजुकेशन इन इंडिया। कौन सी संस्था भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के लिए मानक बनाती है? इस 16वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को हमें आपको कमेंट करके बताने हैं। आपको कहीं से भी खोज करके इसको बताना है कि वो कौन सी संस्था है भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के लिए मानक हमें प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन है इफ्ला का पूर्ण रूप क्या है। इफ्ला का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द इफ्ला। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड द इंस्टीट्यूशंस। इफ्ला का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड द इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। यहां पर कहा गया है यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था लाइब्रेरियनशिप के लिए वैश्विक विकास में भी सहयोग करने का काम करती है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ। सूचना का अधिकार। याद रखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भारत में किस वर्ष जो है लागू किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 2005 ईस्वी में भारत में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है लागू किया गया था। दोस्तों इस संबंध में आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 19वां नंबर प्रश्न। आप लगातार अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए और अब तक मैं बार बार कह रहा हूं कि अब तक आपने हमारी इस YouTube चैनल से अब तक जो है आर्ट ऑफ टीचिंग, लाइब्रेरियन साइंस और ये जीके जीएस का आपने बुक नहीं परचेज किया है PDF के रूप में, तो आप परचेज कर लीजिए क्योंकि एकाएक जैसे ही यह इसका इंफॉर्मेशन आएगा, नोटिस आएगी लाइब्रेरियन की, याद रखेंगे इसकी कीमत कहाँ जाएगी ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए पहले ही आप इसको परचेज करके आप इसको रिजर्व हो जाइए। भारत में नॉलेज कमीशन की स्थापना किस उद्देश्य से हुई। भारत में नॉलेज कमीशन की स्थापना किस उद्देश्य से हुआ। 19 यानी कि 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रिफॉर्म लाइब्रेरी सर्विसेज एंड एजुकेशन। भारत में नॉलेज कमीशन की स्थापना किस लिए किया गया है, तो रिफॉर्म लाइब्रेरी सर्विसेज एंड एजुकेशन इसके लिए। दोस्तों इस संबंध में है कि ज्ञान आयोग का उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज में नींव मजबूत करना, इसके लिए इसको स्थापित किया गया है।
कोहा क्या है? प्रश्न है कि कोहा एक उदाहरण है। अभी आप पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के मूलाधार यूनिट नंबर 1 जो कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए है, उसके मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी 20वें नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कोहा एक उदाहरण है। 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। कोहा एक प्रकार का उदाहरण है जो कि ओपन सोर्सेज या लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जानी जाती है। दोस्तों कोहा एक पूर्णतः मुक्त स्रोत लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपके सामने है। गजब, आप लोग आंसर लगातार करते रहिए, रुकिए नहीं, थकिए नहीं। कोई करता है या नहीं, आप अपना जरूर करते रहिए। पुस्तकालय आंदोलन के जनक कैसे कौन माने जाते हैं? पुस्तकालय आंदोलन के जनक निम्नलिखित में से कौन माने जाएंगे? तो आंदोलन के जनक जो होंगे वो सयाजीराव गायकवाड़ माने जाते हैं, लेकिन पुस्तकालय विज्ञान के जनक जो हैं वह कौन माने जाते हैं? एस.आर. रंगनाथन। तो यहां पर देख लीजिएगा, जो है गायकवाड़ जी आंसर सही था, गलती से वो मिस्टेक से टाइपिंग हुआ है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन वह जो आंदोलन से संबंधित है तो गायकवाड़ जी हैं। इनफिल्मेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनफिल्मेंट का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय नेटवर्किंग। इनफिल्मेंट का मुख्य उद्देश्य जो होगा वह है दोस्तों पुस्तकालय नेटवर्किंग। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को थोड़ा छोटा करने की जरूरत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को द्वारा जारी पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? यूनेस्को द्वारा जारी पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे 1994 में जो है यूनेस्को द्वारा जारी होने वाली पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है प्रकाशित किया गया था। दोस्तों इस संबंध में है कि यह दस्तावेज सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका और उद्देश्यों को वैश्विक रूप से रेखांकित करने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि डेलनेट का मुख्यालय कहां स्थित है? डेलनेट का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? सही आंसर है डेलनेट का मुख्यालय नई दिल्ली में उपस्थित है। दोस्तों इस संबंध में जानकारी यह है कि डेलनेट, जिसको डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क याद रखेंगे के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय दिल्ली में है और यह देश भर के पुस्तकालयों को जोड़ने का काम करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पहला ग्रंथालय विज्ञान पाठ्यक्रम किसने शुरू किया था? भारत में पहला ग्रंथालय विज्ञान पाठ्यक्रम किसने शुरू किया था? सही आंसर है सयाजी गायकवाड़, W.A. बॉर्डन के माध्यम से इन्होंने शुरू किया था। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने 1911 में ग्रंथालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत जो वार्डन के माध्यम से किया था। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 26वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरी की पहल किस दशक में प्रारंभ हुआ? भारत में नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज की पहल किस दशक में प्रारंभ हुआ? 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 में जो है भारत में नेटवर्किंग और लाइब्रेरीज की पहल शुरू की गई है। दोस्तों 1980 के दशक में NIST जैसी संस्थाओं ने नेटवर्किंग परियोजनाओं की शुरुआत किया था। आगे बढ़ते चलते 27 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में ओपन एक्सेस सिस्टम का क्या तात्पर्य है? पुस्तकालय विज्ञान में ओपन एक्सेस सिस्टम का क्या तात्पर्य है? दोस्तों इस स्टेट एग्जाम को हल्के में न लीजिएगा, याद रखेंगे जहां आप हल्के में इसको किसी भी तरीके से, अगर आपने इस पुस्तकालय से संबंधित लाइब्रेरियन की भर्ती की स्टेट जो एग्जाम है उसको हल्के में लीजिएगा तो आपके साथ खतरा हो सकता है। इसलिए पूरे जोर कमर के साथ आप जो है पूरे कमर कस लीजिए और तैयारी कीजिए। बहुत सारे साथी आते हैं तो लगते हैं डिस्कस करने मोबाइल पर, सर कैसे होगा, सर क्या होगा। भाई आप काम में लगिए, बात करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप काम में लगिए। कब बहाली आएगी, कितने दिन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ये नहीं, आप पढ़िए और आप मेहनत कीजिए। मेहनत ही रंग लाती है। कभी भी ऑप्शनल चीज़ें, शॉर्टकट रास्ते कभी भी आदमी को ठगती ही है। याद रखेंगे शॉर्टकट नहीं सोचें, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ज़रूर आप सफल हो जाइएगा। पुस्तकालय विज्ञान में ओपन एक्सेस सिस्टम के क्या तात्पर्य है? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाठक स्वयं पुस्तक चयन करें। पुस्तकालय विज्ञान में ओपन एक्सेस सिस्टम का यह मूल आधार माना जाता है। दोस्तों पाठक स्वयं इसका चयन करें। इस प्रणाली में पाठक बिना अनुमति सीधे सेल्फ से जो है पुस्तकें ले सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है NSDOC यानी कि NASDOC जो है किस संस्था के अंतर्गत कार्य करती है? NASDOC किस संस्था के अंतर्गत काम करेगी? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICSSR के तहत जो है NASDOC काम करती है।
दोस्तों अगला है कि नेस्डॉक सामाजिक विज्ञान शोध के लिए सूचना सेवाएं प्रदान करती है और यह ICSSR के अधीन काम करती है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, छोटा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाइए। प्रश्न है कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का उद्देश्य क्या है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय सेवा को कानूनी मान्यता देना, यह लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों इस संबंध में लिखा गया है कि पुस्तकालय सेवा को कानून मान्यता देना, और इसी संबंध में लिखा गया है कि लाइब्रेरी कानून सार्वजनिक पुस्तकालयों को अस्थायी रूप से स्थापित करने का आधार मानती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न नंबर 30 देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि पुस्तकालयों का वर्गीकरण किस उद्देश्य से होता है। पुस्तकालयों का वर्गीकरण किस उद्देश्य से किया जाता है। 30वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है तेजी से हम लोग पुस्तकों को खोज पाएं, ठीक है, अपने पढ़ने के लिए, इसलिए पुस्तकालयों का वर्गीकरण मुख्य इसका उद्देश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ईफला स्थापना, प्रश्न है कि ईफला की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर वाज द ईफला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द लाइब्रेरियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड। ईफला की स्थापना कब की गई थी। 31 का सही आंसर हो जाएगा 1927 में ईफला यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, ईफला की स्थापना 1927 में की गई थी और यह एक वैश्विक स्तर पर पुस्तकालयों और सूचना सेवाओं को विकास हेतु काम करने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न है कि ट्रिपल RLF का मुख्य उद्देश्य क्या है। ट्रिपल RLF का मुख्य उद्देश्य क्या है। 32 का ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालयों के विकास में वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है ट्रिपल RLF का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों इस संबंध में है कि ट्रिपल RLF पुस्तकालयों को वित्तीय, तकनीकी और सामग्री सहायता प्रदान करती है। ट्रिपल RLF प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड द मटेरियल सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरीज। अगर आपने अभी तक ई बुक नहीं लिया है तो जल्द से जल्द परचेज कीजिए, एक से बढ़कर उसमें लगातार पेजेस आपको आएंगे और लाइव क्लास की जो PDF है मस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमारे नहीं ले पा रहे हैं वो हमें कमेंट करके आप अपना मांग सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज अ पावर कथन किससे संबंधित है। इंफॉर्मेशन इज अ पावर यह कथन किससे संबंधित है। दोस्तों याद रखेंगे यह इंफॉर्मेशन इज अ पावर का मतलब होता है कि यह एक लोकतांत्रिक कथन है, क्योंकि लोगों को लोकतांत्रिक रूप से अपने अधिकार मिलते हैं कि वो इंफॉर्मेशन का यानी सूचना अपने प्राप्त कर सकते हैं। यह एक प्रकार का डेमोक्रेटिक रूल है। लोकतंत्र में सही सूचना का होना निर्णय लेने और अधिकार के लिए अत्यंत आवश्यक है, यह इसलिए यह लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नेशनल नॉलेज कमीशन कब गठित किया गया। भारत सरकार के द्वारा नेशनल नॉलेज कमीशन कब गठित किया गया। 34 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कि भारत सरकार द्वारा नेशनल नॉलेज कमीशन जो है 2005 में जो है स्थापित किया गया। दोस्तों नेशनल नॉलेज जो है स्थापना 2005 में हुई थी और इसका उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज की स्थापना करना है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि पुस्तकालय उपयोगकर्ता शिक्षा यूजर एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। पुस्तकालय उपयोगकर्ता शिक्षा यूजर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइब्रेरी का सही से उपयोग सीखना पुस्तकालय उपयोगकर्ता का शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों इस संबंध में लिखा गया है कि यूजर एजुकेशन का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को संसाधनों का कुशल उपयोग सिखाना है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरियन साइंस के अनुसार बुक्स आर फॉर यूज। याद रखें किताबें जो है वह क्या होती हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अनुसार बुक्स आर फॉर यूज का अर्थ क्या है। केवल सजावट के लिए नहीं है, पाठकों के प्रयोग हेतु, संग्रहालय हेतु नहीं है, उपयुक्त सभी के सभी। सही आंसर है दोस्तों कि जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरियन साइंस है वो बताती है पहला नंबर नियम कि बुक्स आर फॉर यूज यानी कि उपयुक्त सभी के सभी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी। इस संबंध में देख लीजिएगा, पहला सिद्धांत यह बताता है कि पुस्तकें पाठकों के लिए होती है, न कि केवल संग्रह या सजावट के लिए होती है। अगला प्रश्न देख लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ भागते चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सूचना समाज इंफॉर्मेशन सोसाइटी की विशेषता क्या है। सूचना समाज अर्थात इंफॉर्मेशन सोसाइटी की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना का केंद्रीय स्थान। सूचना समाज की विशेषता क्या है, तो सूचना का केंद्रीय स्थान जो होती है वो सूचना इंफॉर्मेशन सोसाइटी के रूप में जानी जाएगी।
इस संबंध में है कि सूचना समाज में सूचना प्रमुख संसाधन होती है जो सामाजिक और आर्थिक राजनीति को निर्णयों को प्रभावित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ था? इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया पास्ड? प्रश्न है कि भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ? 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। याद रखेंगे दोस्तों, जितनी भी क्लासेज हमारी चलती हैं उन सभी क्लासेज का अगर आप चाहते हैं कि वीडियो लिंक मिल जाए और आने वाले भविष्य में सभी वीडियोज आपके उसी लिंक पर मिल जाए, तो इसके लिए आपको हमारे जो 150 रुपये वाली प्लानिंग है उसको परचेज कर लेना चाहिए, जिससे कि आप आसानी पूर्वक जो है स्टेट एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। तमिलनाडु में 1948 में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ। याद रखेंगे 1948 सन भी याद रखने की जरूरत है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुस्तकालयों के स्वचालन से संबंधित सॉफ्टवेयर है? निम्न में से वह कौन है जो पुस्तकालय के स्वचालन से संबंधित सॉफ्टवेयर के रूप में जानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिब्सिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे, लिब्सिस जो है पुस्तकालयों के स्वचालन के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रमुख सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हो चुका है और यह प्रश्न है कि भारतीय ग्रंथालय संघ ILA की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इट मीन ILA एस्टेब्लिश्ड? याद रखेंगे, भारतीय ग्रंथालय संघ ILA की स्थापना कब की गई थी? 40वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज के सेशन में आपको बहुत कुछ मिले होंगे। थोड़ी सी व्याख्या है, पढ़ लीजिए। भारतीय ग्रंथालय संघ ILA की स्थापना 1933 ईस्वी में 19वीं अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन ऑल इंडिया लाइब्रेरियन कॉन्फ्रेंस के दौरान कोलकाता में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में पुस्तकालय आंदोलन को संगठित करना और लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल को विकसित करना हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही जोरदार हुआ होगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि ई बुक और सभी PDF और हमारे इस पूरे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसे परचेज कर लीजिए। हमारे इस दिए गए WhatsApp नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।